हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सीटेट दिसंबर का जो जनवरी में एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जो हमारा एग्ज़ाम जो था 2012 में हुआ था उसमें ये हमारे ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है। यहाँ पे पूछा जा गया है कि भोरोतोलको को प्रायः क्या होता है, ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। जो भोरोतोलको होते हैं उनको क्या होता है, प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। तो इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसे आहार लेने की आवश्यकता है। तो उन्हें ऐसे आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हैं। तो जो किससे भरपूर है, हमारे प्रोटीन से भरपूर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। कह रहे हैं कि रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती हैं। तो रेखा की जो माँ है वो क्या करती हैं, तालाब से पानी लाती हैं और उसमें क्या डाल देती हैं, रोज क्या डाल देती हैं, फिटकरी डाल देती हैं। इससे क्या होता है, फिटकरी डालने से जो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए क्या करती हैं, उसको तालाब में फिटकरी डाल देती हैं पानी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहे हैं कि जो खाद्य श्रृंखला यानी कि जो खाद्य श्रृंखला जो होती है, फूड चेन होती है, उसमें क्या है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी। क्या कह रहे हैं, ये जो खाद्य श्रृंखला होती है, जो फूड चेन होती है, उनकी संकल्पना को बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी। तो कौन सी हमारी 4 यहाँ पे शिक्षण व्यू रचना दे रखी, इसमें कौन सी हमारी प्रभावी होगी। तो हमारी कौन सी प्रभावी होगी, वो हमारी प्रभावी होगी बी, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों, जीवों के क्या बनाएंगे, वो प्ले कार्ड्स बनाएंगे और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए, जो रेत है और नमक इनका जो मिश्रण है, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित चार क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो किसका उपयोग किया जाना चाहिए, तो किसका उपयोग किया जाना हमारा चाहिए, निस्यंदन का किया जाना चाहिए, निस्तारण का किया जाना चाहिए, वाष्पन का किया जाना चाहिए और अपसादन का किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक विज्ञान यानी कि साइंस की जो शिक्षिका हैं वो क्या पढ़ा रही हैं, श्वासन। तो एक विज्ञान शिक्षिका श्वासन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं। क्या करती हैं, उनको एक चैप्टर पढ़ा देती हैं, उसके बाद वो क्या करती हैं, परीक्षा का आयोजन करती हैं और ये देखती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं वो श्वासन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। तो ये किसके कारण हो सकता है, जैसे कि एक टीचर ने कोई भी चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, अब बच्चे जो चैप्टर था वो जो था दोनों टॉपिक से जो थे वो मिलते जुलते थे। तो इसलिए बच्चों को जो था दोनों टॉपिक जो पढ़ाए उन्हें, श्वासन और जो सांस, दोनों में बच्चे अंतर नहीं कर पा रहे हैं, डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, को नहीं समझते। तो ये किसके कारण हो सकता है, तो ये किसके हमारा ये जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, हमारा वो कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्यवस्थित नहीं कर सकें। जो टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है, जो शिक्षिका ने पढ़ाया है वो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकी, तभी बच्चे जो हैं उसमें अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। जब हम कोई भी भोजन को बनाते हैं तो उनका कह रहे हैं कौन सा जो तरीका है वो अच्छा है। तो भोजन बनाने का जो तरीका है वो कौन सा अच्छा है, हमारा क्या है, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर क्या करना, फिर काटना। सबसे पहले जो भी हम सब्जी को खरीदते हैं या फिर लेते हैं, ठीक है, तो उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, धो लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्यावरण यानी कि जो हमारा ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की जो टीचर हैं यहाँ पे, तो वो क्या पढ़ा रही हैं, जो प्रकरण है, जो टॉपिक है उनका क्या है, वायु है, ठीक है। प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है। वो ये दिखाना चाहती हैं बच्चों को कि वायु में जो होता है, हवा में जो होता है वो क्या होता है, भार होता है और वो जगह घेरती है और वो जगह भी घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित
निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियाँ सुझाती हैं। तो वो बच्चों को ऐसे मतलब वो एक टीचर है, वो अपने बच्चों को समझाना चाह रही है कि जो हम वायु पढ़ते हैं या वायु के बारे में जानते हैं, तो उसमें क्या होता है, वायु में जो होती है हवा, हवा में जो होती है क्या होती है, एक तो भार होता है और दूसरा वो जगह घेरती है। तो उसकी जो सहयोगी है टीचर की, वो उसको ये 4 उद्देश्य जो होते हैं, 4 उद्देश्य के निम्नलिखित 4 गतिविधियाँ बताती हैं। तो कौन-कौन सी बताती हैं? 4 गतिविधियाँ बताती हैं। तो इसका हमारा जो है कौन-कौन सी बताती हैं? एक तो खाली उल्टा बेकर, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। फिर उसके बाद उसने बताया कि क्या है, 2 भरे हुए गुब्बारों को छड़ से बाँधें। 2 भरे हुए गुब्बारे हैं, उनको क्या है, छड़ी से बाँध दें तथा समयावस्था में ले आएँ। तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें, ठीक है? फिर उसको क्या करेंगे, फोड़ दें। तो इसमें क्या है, ये 2 ऑप्शन सही होंगे। तो हमारा कौन-सा ऑप्शन है, ए और डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण, जो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, वायु प्रदूषण प्रकरण को पढ़ाने पढ़ाने के लिए 4 अलग-अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए टीचर अगर अलग-अलग टीचर हैं, तो वो क्या करेंगे, अलग-अलग टीचर हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टीचर ये है, एक टीचर ये है, एक टीचर ये, एक टीचर ये है, 4 टीचर हैं। तो जो भी इनको पढ़ाएँगे, ठीक है, जो भी टीचर अलग-अलग तरीके से ही पढ़ाएँगे, सभी का मेथड एक नहीं होगा। तो यही कह रहे हैं कि जो वायु प्रदूषण प्रकरण टॉपिक है, उसको पढ़ाने के लिए 4 अलग-अलग विज्ञान शिक्षक ने 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, अलग-अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन-सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? और इसमें में से कौन-सी सबसे अच्छी पद्धति जो है, वो शिक्षक की है? तो यही हमें बताना है। तो इनकी जो पद्धति है, वो हमारी कौन-सी है? तो वो हमारी है कि विद्यार्थी से कहना है कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें। कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, एक टीचर ने ऐसे बताया कि एक टीचर ने बच्चों से ये कहा कि दीपावली जब हो, तो उससे पहले और दीपावली के बाद के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को क्या करें, सारणीकृत करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। कह रहे हैं कि एक शिक्षिका यहाँ पे एक टीचर है, तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। कि एक शिक्षिका क्या करती है, तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है कि उसमें कितना तनाव है, ठीक है? जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो किस तरीके से, अगर कोई ऐसा अपना बिहेव दिखा रहा है जिससे शिक्षिका जो है तनावग्रस्त बच्चे की क्या करती है, पहचान कर सकती है। तो वो कैसा करते हैं, आक्रामक आक्रामक व्यवहार करता है। तो बच्चा कैसा करता है, आक्रामक व्यवहार करता है। तो इससे टीचर जो होती है, वो क्या करती है, उसको पहचान लेती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। कह रहे हैं कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है। तो पानी के साथ प्रयोग करते हुए क्या करती है ज्योति, यहाँ पे एक लड़की है, ये देखती है कि जो स्टील की खाली कटोरी है, वो पानी के ऊपर क्या करती है, पानी पर तैरती है। लेकिन लोहे की एक कील को क्या करते थे, जब हम पानी में डाल देते हैं, वो क्या होती है, डूब जाती है। तो इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। तो किसी तरीके से व्याख्यात किया जाता है। तो इसमें क्या है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है। कह रहे हैं कि जो स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल है, वो उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। देखिए, लोहे की जो कील है, उसका भार कम है, लेकिन स्टील की कटोरी है, उसका भार ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवन प्रक्रियाओं का कौन-सा युग्म पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं दोनों में मिलता है? कह रहे हैं कि जो निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन-सा युग्म जो है पेड़-पौधे और जीव-जंतुओं दोनों में मिलता है? पेड़-पौधों में भी मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, जीव-जंतुओं में भी मिलता है। तो कौन-सा मिलता है हमारा? वृद्धि और प्रजनन। क्या मिलता है हमारा? वृद्धि और प्रजनन। दोनों हमारा क्या होता है, पेड़ पौधों में भी मिलता है और दूसरा जीव जंतुओं में भी मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए, तो अंजलि की जो सहेली है, अंजलि यहाँ पे एक लड़की, उसकी सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। क्या बताती है? 4 तरीकों को बताती है। तो उसमें में से 4 तरीके बताती है। कौन कौन से तरीके बताती है वो?
तो इसमें जो है कौन से तरीके जो है अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? अब कह रहे हैं कि जो अंजलि है 4 तरीके बताइए, तो 4 में से उसको कितने तरीके मानने चाहिए? तो उसे कौन-कौन सा मानना चाहिए? उसे मानने चाहिए कि दिन में 2 बार ब्रश करे, ठीक है? अंजलि ने ये बताया कि उसको 2 बार ब्रश करनी चाहिए। फिर उसने कहा कि उसके बाद क्या है, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले, ठीक? और तीसरा उसमें क्या है, कह रहे हैं कि हर खाने के बाद कुल्ला करे। तो ये हमारा कौन-सा आंसर ठीक होगा? हमारा आंसर ठीक होगा सी, डी, ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे जो एक ये इस तरीके का जो आरेख दे रखा है, देखिए ये जो आरेख दे रखा है वो हमारा क्या है, वेन आरेख दे रखा है। तो कह रहे हैं यहाँ पर इस तरह ये वेन आरेख दे रखा है, इसमें क्या करना है हमें, जो है इसको निम्नलिखित में से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। एक्स में कौन-कौन से जीव जंतु रखे जा सकते हैं? तो यहाँ पे हमें बताना मतलब पूछा जा रहा है, तो निम्नलिखित में से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं कौन-कौन से? तो देखो ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु, एक तो ज़मीन पर भी जो ज़मीन पर भी रहते हैं, ठीक है? दूसरे पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जंतु। तो जो एक्स है उसमें हमें बताना है, तो जो ज़मीन पर भी रहते हैं, अंडे भी देते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो कौन से ऐसे हैं? तो हमारा कौन-सा है, तो जो मगरमच्छ है, तो वो क्या करता है, हमारा मगरमच्छ जो है ज़मीन पर भी रहता है, पानी में भी रह लेता है और अंडे भी देता है। मगरमच्छ को क्या हम कर सकते हैं, हम एक्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो कह रहे हैं कि जो मछली घर है उसमें जो है हवा वाला पंप जो होता है वो रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एक मछली को पहले से उबले कॉमा लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है, कहने कि जब एक मछली है, यहाँ पे एक मछली को पहले से उबले यानी कि पानी हमारे ने उबाल लिया है, ठीक है, बॉयल कर लिया है, लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाल दिया जाता है। अब जो है कमरे में रखा गया और कमरे का जितना तापमान है उस एक्वेरियम में ठंडे पानी में ठंडा करके उस एक्वेरियम में क्या कर देते हैं, मछली को डाल दिया जाता है। तो वो मछली क्या होती है, मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली का जो घर है, एक्वेरियम है, का पानी जो होता है वो क्या होता है, खनिज रहित होता है। क्या होता है, खनिज रहित होता है। देखिए जब हम पानी को बॉयल कर लेते हैं तो उसके सारे कीटाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो इसी तरीके से फिर जो होती हैं मछलियाँ जो होती हैं, मछलियाँ को जो हम उबले हुए बॉयल कर वो पानी में डालते हैं तो वो भी मर जाती हैं। क्योंकि इसलिए मर जाती है क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया, वो जो भी चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो भी पानी में होते हैं, वो उनसे ही वो मछलियाँ जीवित रहती हैं। फिर पानी जो होता है हमारा क्या होता है, जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। देखो जलीय जीव, जो जल में रहने वाले जीव जो होते हैं वो अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। जल में जो खनिज पदार्थ होते हैं उस पर निर्भर होते हैं, लेकिन क्या होता है जब उनको बॉयल कर लेते हैं तो वो खनिज पदार्थ जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जल को उबालने से उसके खनिज जो होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः ऐसे जल से युक्त एक्वेरियम में मछली जो होती है वो क्या होती है, मर जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहे हैं कि चांद की सतह, जो चांद की सतह है की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन। तो सबसे अच्छा वर्णन क्या है, चांद पर क्या है, पानी नहीं है, चांद पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, तो ये उसके बारे में सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 77, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। आरती क्या है, एक लड़की है यहाँ पे, तो वो क्या पढ़ती है, एक पोस्टर को पढ़ती है जिसमें एक बीमारी दी रखी होती, एक बीमारी की रोकथाम के बारे में संबंधित जानकारियाँ लिखी होती हैं, सावधानियाँ पढ़ती है। तो उसके बाद वो क्या करती है, उसको तो क्या क्या लिखी है, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे। पहला ये लिखी थी सावधानी, क्या क्या सावधानियाँ लिखी थी, और वो उस सावधानियों को क्या करती है, आरती उसको पढ़ती है। फिर दूसरा असावधानी लिखी थी, पानी के बर्तनों कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरी सावधानी क्या थी, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। चौथी सावधानी थी कि स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो ये 4 सावधानियां दे रखी थी। आप कह रहे हैं कि ये जो 4 सावधानियां दे रखी तो वो किस बीमारी से संबंधित दे रखी थी, तो वो दे रखी थी हमारी डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से दे रखी थी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। ऐसे कौन से शब्द का जो समूह है यानी शब्दों का समूह है, वर्ड का जो ग्रुप है जो आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है हमारा लौह लौह हीमोग्लोबिन और एनीमिया आंवला। तो लौह जो है लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया और आंवला। तो लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप है। क्या है? एक ही समूह के निकटतम रूप है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी से हमारा कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। और दूसरा क्या है और रोग हो जाता है। और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। और आंवला में जो होता है आंवला होता है उसमें क्या पाया जाता है? हमारा आयरन यानी लौह अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है। कह रहे हैं कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे पेटीएम चलती है तो क्या होता है उसमें पेरेंट्स भी होते हैं और टीचर भी होते हैं। तो अभिभावक और शिक्षक आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं उसका उपलब्ध कराने। तो देखिए पेटीएम जो होती है उसको क्यों किस उद्देश्य से जो होता है किया जाता है, पेटीएम क्यों कराई जाती है। तो यही कह रहे हैं कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो उनका उद्देश्य क्या होता है? तो उनका उद्देश्य ये होता है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। देखिए इससे क्या होता है, बच्चे जो होता है जब अभिभावक और शिक्षक आपस में मिलते हैं तो टीचर जो होता है बच्चे के बारे में बताता है, ठीक है, कि आपका बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है या फिर कमी आ रही है उसमें, बच्चे में बच्चा काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सब टीचर बताता है। और बाकी जो घर पर बच्चा करता है, ठीक है, तो उसको जो होता है वो कौन बताता है? वो पेरेंट्स उसको टीचर को बताते हैं। तो इससे क्या होता है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन करते हैं? टीचर और अभिभावक मिलकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जाता है। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई टीचर है ये पढ़ा रहा है कि मतलब कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जाता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तो किसकी परिगणना करती है? तो वो किसकी कि उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। तो ये करती है। उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला छोड़ देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वो निम्नलिखित में से किस पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो बी तकनीक के लिए उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो वो क्या कर रही है? बी तकनीक के लिए क्या यूज़ कर रही है? हरा धनिया। हरे धनिया को हम क्या कर देते हैं? एक गीले कपड़े में लपेट देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 है। कक्षा 5 यानी कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका ये समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तकनीकों से उपयोगी है। जो घर्षण है वो हमारे लिए कई तकनीकों से क्या है? उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत उदाहरण गलत है? तो हमारा जो उदाहरण है वो क्या है? ऊर्ध्वाधर रूप से क्या है? ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों का, कह रहे हैं कि सभी बड़े शहर, देखिए बड़े बड़े शहरों में क्या होता है? सड़कों पर भारी संख्या में क्या होते हैं? वाहन होते हैं। वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो सभी बड़े शहर क्या कारण सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण होता है की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। किस तरीके से जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वो अपना सहयोग दे सकते हैं। तो किस तरीके से सहयोग दे सकते हैं? आने जाने के लिए सबसे अधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है। कह रहे हैं कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। देखिए क्लास 5th का बच्चा है जिसका नाम क्या है? समीर है। वो क्या करता है? ज़्यादातर अक्सर समय पर टाइम पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इससे निपटने का कैसा उपाय हो सकता है? उसका इससे उपाय हो सकता है कि वो क्या करे? अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना है। ठीक है, अगर बच्चा जो है इस तरीके से अगर बार बार कर रहा है तो क्या करेगी? टीचर क्या करेगी? उसके कारण का पता लगाएगी और समीर को क्या करेगी? परामर्श देगी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वायु वायु यानी कि जो हवा है वो क्या है, हर जगह है। प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षिका विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो वायु वायु हर जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक जो है, टीचर है, विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? क्या मृदा में वायु है, यानी कि मिट्टी में क्या है, क्या मृदा में मिट्टी में हवा है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो इस तरीके के प्रश्न कौन पूछता है? एक शिक्षक पूछता है। तो ये किस तरीके के प्रश्न होते हैं? हमारे क्या है, अवलोकन कौशल में आते हैं। तो शिक्षक शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में से कौन सा कौशल, यहाँ पे टीचर जो है बच्चों के अंदर कौन सा कौशल, स्किल को विकसित करना का प्रयास कर रहा है? तो वो क्या कर रहा है? अवलोकन करने का, अवलोकन कौशल का विकास कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। कह रहे हैं कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। तो एक क्लासरूम है जिसमें औसत से कम वाले कितने हैं? 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सामान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? कह रहे हैं कि एक क्लासरूम है, ठीक है, में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी, औसत से कम वाले कितने हैं? 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थी के सामान लाना है। हमें उन्हीं बच्चों के, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके सामान लाना है। तो उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? तो कौन सी हमारी उनकी व्यू रचना प्रभावी होगी? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करें। कि बच्चा जो है, जो अधिगम मतलब लर्निंग क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, उनका जो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सा ऐसे जगह है जहाँ पर बच्चा को कौन सी कमजोरी आ रही है, कि मतलब कौन सी मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे इनका मतलब है कि उनको उसके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करेगा कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराएगा टीचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। कह रहे हैं कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? देखिए, एक हम चाहते हैं कि एक संतुलित प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से कौन सा क्रम जो है वो हमारा सही तरीका है? तो क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिज़ाइन तैयार करना। जैसे क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए सबसे पहले एक हम डिज़ाइन तैयार करेंगे, फिर एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर उसके बाद प्रश्न लिखना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर क्या करना? प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना। फिर बाद में क्या करेंगे? अंक योजना लिखना, कितने कितने अंक देंगे, किसके क्वेश्चन के कितने अंक रखना है, तो वो ये देखेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। देखिए, यहाँ पे जैसे कि एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है, यहाँ पे एक क्लास है, दो ठीक है, एक सेक्शन ए है, एक दूसरा सेक्शन क्या है हमारा? बी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। तो एक सेक्शन को जो है पेट्रोलियम और कोयले के भंडार को रिक्तीकरण पढ़ाने के लिए यहाँ पे मल्टीमीडिया कैप्सूल का किसका प्रयोग किया गया है? ए के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया है, लेकिन बी के लिए किसका प्रयोग किया गया है? ग्रीन बोर्ड का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? ग्रीन बोर्ड का प्रयोग किया गया है। बाद में ये पता लगाया कि अनुभाग ए अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है। बाद में ये पता लगाया कि जिनको मल्टीमीडिया तरीके से पढ़ाया गया था वो बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आया। शिक्षार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण, जो भी उनका टॉपिक था, उसको समझ लिया। ऐसा होने का कारण ये हो सकता है, जबकि जैसे कि जो बी से पढ़े उनको इतना तरीके से नहीं समझ में आया, तो वो किस तरीके का कारण हो सकता है? तो उनका कारण क्या है? तो उनका कारण ये था कि दृश्य श्रव्य दृश्य जो होती हैं, श्रव्य दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। देखिए, बच्चा जो होता है, जब बच्चा जो होता है, क्या होता है? ऑडियो विजुअल एड्स में बच्चा क्या होता है? सुनता भी है, देखता भी है, ठीक है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बोल भी रहा है, तो वो चीज़ों को भी देख रहा है। तो इससे बच्चा जो होता है, उसका ज्ञान जो होता है वो क्या होता है? स्थायी हो जाता है, तो वो अच्छी तरीके से समझ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है। यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा में यानी कि क्लासरूम में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, यहाँ पे हमारे क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में हमारा प्रकरण क्या है? पोषण। उसका परिचय देने के लिए, इंट्रोडक्शन देने के लिए क्या करते हैं? अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए?
एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को यहाँ पे ये करना चाहिए कि विद्यार्थियों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलने और उनकी जो भी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। अब क्या है, जब हम बच्चों को पोषण पढ़ाने जा रहे हैं तो पोषण पढ़ाने के लिए हम क्या करें? बच्चों से यही कहें कि आप लोग आज लंच में क्या-क्या लेकर आए? जब बच्चे देखेंगे बताएँ कि हम ये लेकर आए, कोई बॉक्स अपना लंच बॉक्स को ओपन करे तो वो बताएगा ये, फिर हम उसके बारे में बताएँगे कौन-सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी है, हमें किस तरीके का करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। तो इससे जो है उनका पोषण को अच्छी तरीके से परिचय दे सकता है एक टीचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, कह रहे हैं कि शामिल करना यानी इंगेज करना, खोजबीन करना, एक्सप्लोर, व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार देना, विस्तारने, एलैबोरेट और मूल्यांकन करना, एवेल्यूएट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। क्या हैं? 5 ईएस हैं। तो क्या है? अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित विधियाँ करने के लिए कहती है। तो एक शिक्षक क्या करती है? बच्चों को निम्नलिखित गतिविधियाँ करने के लिए कहती है। क्या कहती है? बीजों को रात भर पानी में रखें। बीज हैं, किसी भी चीज़ के बीज हैं, उनको क्या करें? पानी में रख दें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें। उनके बाद क्या करें? 2 दिन बाद जो है आफ्टर 2 डेज़ क्या करेंगे? उनको अवलोकन करेंगे और आए परिवर्तनों का रिकॉर्ड करेंगे। जो भी उसमें परिवर्तन आए हैं तो उनको क्या करें? चेंज आए हैं, उनको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य वर्कशीट का काम करें। तो शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन से शामिल नहीं हैं? तो 3 तो शामिल है, कौन-कौन से शामिल नहीं हैं? तो कौन-कौन से शामिल नहीं हैं इसमें? एक तो एंगेज है, एंगेज और एक्सप्लोर। क्या तो एंगेज और एक्सप्लोर क्या था हमारा? शामिल करना और खोजबीन करना नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहे हैं कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। कह रहे हैं कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में बच्चों को पढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? विद्यालय द्वारा स्कूल के द्वारा जो है प्राथमिक कक्षाओं यानी कि 1st टू 5th के विद्यार्थियों को कहाँ ले जाया गया? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। ये डैश में विद्यार्थी की सहायता करा, तो बच्चों को क्या करने में सहायता करता है? तो ये बच्चों को क्या करने में सहायता करता है? कक्षाई अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना। जो कक्षा में उन्होंने क्लासरूम में मतलब सीखा था, पढ़ा था, उसके बारे में उनको वास्तव में मतलब रियल में जीवन से संबंधित जोड़ने के लिए ले जाया गया। तो इससे उनका जो ज्ञान है वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।